अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स से 9th चैप्टर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, मनी, बैंकिंग एंड इन्फ्लेशन। ज़र, बैंककारी और इफ़राते ज़र के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है बैंककारी क्या है देखेंगे हम। बैंककारी यानी कि ये एक तिजारती सरमायाकारी या जैसे यहाँ पे बैंकिंग के लिए एक इदारा होता है और यहाँ पर देखिए आवाम से डिपॉज़िट की शक्ल में यहाँ पर ज़र कबूल करते हैं और ताजिरों, सनतकारों वग़ैरह को क़र्ज़े फ़राहम किए जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर बैंककारी में देखिए यहाँ पर इस तरह रुपये का लेन देन होता है। तो इस तरह बैंक एक क्या है, मालियाती इदारा है जिसमें ज़र से मुतालिक़ एक नफ़ा बख्श ये क्या है, तिजारती इदारा या फ़र्म है। यहाँ पर क्या है, मकसद क्या है, यहाँ पर क्या है, रक़ूमात डिपॉज़िट के तौर पर क्या है, कबूल करना या तलब करना और काबिल वापसी जो सो यहाँ पर क्या है रकम होती है जो कि चेक, ड्रॉप या पे ऑर्डर के ज़रिए वापस निकाले जा सकते हैं, जिसका मकसद यहाँ पर क्या है, सूद पर क़र्ज़ देना और सरमायाकारी करना होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे तिजारती बैंक के फ़राइज़ क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान जो एक मैशियत है, इसके मालियाती निज़ाम में तिजारती बैंक्स का एक अहम रोल अदा होता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के फ़राइज़ अंजाम देते हैं जिसका तज़किरा ज़ैल में किया गया है। फ़र्स्ट देखिए आप, डिपॉज़िट कबूल करना। तिजारती बैंक के जो फ़राइज़ हैं ना, उसमें फ़र्स्ट वन जो है ना डिपॉज़िट कबूल करना है। तो यहाँ पर आवाम से डिपॉज़िट क्या है, कबूल करना तिजारती बैंकों के बुनियादी फ़राइज़ में से एक है। बैंकों की जानिब से कबूल किए जाने वाले डिपॉज़िट की किस्में अभी यहाँ पर हम देखेंगे। फ़र्स्ट देखिए बचत डिपॉज़िट, सेविंग डिपॉज़िट जिसे कहते हैं। आप देखे होंगे आपके बैंक अकाउंट्स होंगे बैंक्स में जो कि क्या है, सेविंग अकाउंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वो डिपॉज़िट होता है जिसमें किसी बैंक के बचत खातों में क्या है, यहाँ पर रकम जमा की जाती है। छोटी बचतों के हामिल जो लोग अपनी रकूमात को बैंक के बचत खातों में महफूज तस्वुर करते हैं, ये आवाम में बचतों की आदत को फ़रोग़ देते हैं और छोटे जो कारोबारी है या तनख्वाहयाब मुलाजिमीन हैं या दस्तकार है, कम और औसत आमदनी वाले लोगों के लिए ये जो अकाउंट्स होते हैं ना, ज़्यादा सहूलत बख्श होते हैं। इन डिपॉज़िटों पर दिया जाने वाला सूद निस्बतन क्या है, कम शरह सूद होता है, तकरीबन 4% या 5% सालाना होता है। और यहाँ पर देखिए बचत खातों में जमा शुदा रकूमात को जब ज़रूरत हो तब वापस लिया जा सकता है। ताहम यहाँ पर देखिए बैंक रकम और वापसी की तादाद पर कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पर जो सेविंग डिपॉज़िट है, जो इसको हम डिपॉज़िट यहाँ पर देखिए बचत डिपॉज़िट या जो सेविंग डिपॉज़िट है, इसमें क्या है, बैंक क्या है यहाँ पर एक मुकर्रर जो सो क्या है, एक रकम फ़िक्स कर सकता है कि इतनी रकम से आप ज़ायद नहीं निकाल सकते। जैसे कि मिनिमम वहाँ पर क्या है, अकाउंट में 3000 तो भी रकम रहना चाहिए या 1000 रकम, ये लिमिट मुकर्रर कर सकता है। और कितनी रकम एट ए टाइम जो सो एक ही वक्त में हम निकाल सकते हैं, वो भी रकम की हद मुकर्रर कर सकता है बैंक। तो यहाँ पर क्या है, आप ज़रूरत पड़ने पर रकम निकाल सकते हैं और यहाँ पर क्या है, रकम जब चाहे आप जमा कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक सहूलत बख्श है तमाम जो यहाँ पर जो छोटे कारोबारी होते हैं, दस्तकार होते हैं, मजदूरी करने वाले होते हैं, जो छोटी छोटी बचतें जमा करते हैं, तो इनके लिए क्या है, बहुत ही सहूलत बख्श है बचत डिपॉज़िट। नेक्स्ट हम देखेंगे चालू डिपॉज़िट, जिसे हम करंट डिपॉज़िट्स कहते हैं। तो ये बैंक के चालू खातों में जमा किए जाने वाले डिपॉज़िट हैं। ताजिर, सरकारी इदारे, जॉइंट स्टॉक कंपनियों के लिए ये खाते बहुत सहूलत बख्श होते हैं, इसलिए इन खातों से निकाली जाने वाली रकम या तादाद पर कोई पाबंदी नहीं होती। बैंक इन डिपॉज़िटों पर सूद नहीं देती। दरअसल बैंकों में इन खातों को चलाने के लिए जमाकार डिपॉजिटर्स से सर्विस चार्जेस वसूल किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो
कंपनीज़ होते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा रकम इसमें जमा करते हैं और जब चाहे इसको निकाल सकते हैं। तो इसलिए इनको क्या है, बहुत ज़्यादा सूद अदा नहीं किया जाता, बल्कि इनसे क्या है, जो अकाउंट मैनेज किया जा रहा है उसके लिए चार्जेस लिए जाते हैं, सर्विस चार्जेस। नेक्स्ट हम देखेंगे मियारी डिपॉज़िट। ये डिपॉज़िट आना चाहिए, मियारी डिपॉज़िट। मियारी नहीं आना है, मियादी डिपॉज़िट। मियादी यानी कि मुद्दती डिपॉज़िट जिसे हम कहते हैं टर्म डिपॉज़िट्स। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे डिपॉज़िट जिसको एक मुद्दत के लिए, एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए फ़िक्स्ड कर दिया जाता है, इसको हम मियादी डिपॉज़िट या टर्म डिपॉज़िट कहते हैं। और यहाँ पर ज़र को बैंक में एक क्या है, मुकर्ररा मुद्दत के लिए डिपॉज़िट किया जाता है, जैसे कि 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। इस मुद्दत में इस रकम को नहीं निकाला जा सकता, वापस नहीं लिया जा सकता है इस मुद्दत तक। ताहम जमाकार को ये इख्तियार होता है कि वो डिपॉज़िट की ज़मानत के एवज़ क़र्ज़ ले सके, यानी कि जो रकम जमा की जा रही है, कभी वक्त ज़रूरत क़र्ज़ की ज़रूरत हो गई तो यहाँ पर जो जमाकार है वो क़र्ज़ के तौर पर रकम ले सकता है। इन डिपॉज़िटों पर क्या है, बचत डिपॉज़िटिंग, इन यहाँ पर देखिए बचत डिपॉज़िटों की बनिस्बत ज़्यादा सूद दिया जाता है इसमें, क्योंकि ये एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए फ़िक्स अकाउंट होता है ना, इसीलिए इस पर जो शरह सूद होती है बहुत ज़्यादा आयद होती है। तकरीबन 6% से 8% तक यहाँ पर सालाना शरह सूद हो सकती है। इसका इन्हिसार देखिए डिपॉज़िट की मुद्दत पे होता है कि डिपॉज़िट कितनी मुद्दत के लिए रखी गई है, रकम 5 साल के लिए है या 10 साल के लिए है, इसके ऊपर शरह सूद मुनसिर होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुकर्रिर बतदरीज बढ़ने वाला डिपॉज़िट, रिकरिंग और क्यूमुलेटिव डिपॉज़िट्स। ये डिपॉज़िट क्या है, मुद्दती डिपॉज़िट की ज़रा सी तब्दील शुदा शक्ल, यानी ये जो मुद्दती डिपॉज़िट है ना, उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके यहाँ पर ये मुकर्रिर और बढ़ने वाला डिपॉज़िट बताया गया है, जिसमें देखिए आप एक ही दफ़ा में बड़ी रकम बचत ना कर सकने वालों के लिए ये डिपॉज़िट बहुत सहूलत बख्श है। यानी हर माह 10 रुपये के ज़रब से कोई एक मुतय्यना रकम के 1 साल या चंद सालों के लिए इस खाते में जमा किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए हर माह जैसे यहाँ पर 10 रुपये के ज़रब से कोई एक मुतय्यना रकम, उस रकम को क्या है, एक मुद्दत तक यहाँ पर शरह बचत के तौर पर यहाँ पर डिपॉज़िट में रखा जाता है। तो इसके ऊपर देखिए शरह बचत डिपॉज़िटों की बनिस्बत यहाँ पर क्या है, ज़्यादा जैसो शरह सूद आयद किया जाता है और मुद्दती डिपॉज़िट टर्म डिपॉज़िट से कम होती है। यहाँ पर जो टर्म डिपॉज़िट में शरह सूद ज़्यादा है ना, उससे थोड़ा कम यहाँ पर शरह सूद होता है, लेकिन बचत डिपॉज़िट से ज़्यादा यहाँ पर शरह सूद होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या एक मुद्दत के लिए रकम जमा की जाती है, लेकिन यहाँ पर जो जमा करने की शरह है वो कम शरह से भी यहाँ पर जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो नेक्स्ट यहाँ पर तिजारती बैंकों के फ़राइज़ है, सेकंड में यहाँ पर देखते हैं हम, ये है देखिए क़र्ज़े और एडवांस की अदायगी, पेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। इसमें देखिए आप तिजारती बैंकों का दूसरा जो बुनियादी काम है वो क्या है, आवाम के मुख्तलिफ़ तबक़ात जैसे ताजिर हैं, सनतकार है, किसान हैं और हुनरमंद हैं जो टेक्निक से जानकारी रखते हैं, इनके लिए क्या है बैंक क़र्ज़े फ़राहम करता है या एडवांस में रकम देता है। तो तिजारती बैंक यहाँ पर क्या है, आवाम से हासिल करदा जो डिपॉज़िट होते हैं ना, हम जो बैंक में जमा करते हैं सेविंग्स, वो मुद्दती डिपॉज़िट हो या सेविंग या बचत खाता हो, ये डिपॉज़िट से हम जो रकम जमा करते हैं वही रकम से यहाँ पर क्या है, जो तिजारती बैंक होता है जो क़र्ज़ हासिल करते हैं उनको रकम फ़राहम करता है और उससे शरह सूद हासिल होता है बैंक को। तो ये शरह सूद जो अदा की जाती है क़र्ज़ लेने वाले जो अदा करते हैं, तो ये क्या है बैंक की आमदनी है। मरकज़ी बैंक के उसूल व ज़वाबित के तहत यहाँ पर डिपॉज़िट का एक मुतय्यन हिस्सा बैंक में रखते हुए बकिया
रकूमात को क्या है यहाँ पर क़र्ज़े और एडवांस की शक्ल में देते हैं। तो यहाँ पर मरकज़ी बैंक ने जो रूल्स बताए हैं उस रूल्स के मुताबिक यहाँ पर कुछ रकम क्या है बैंक में रखते हैं और उसके बाद में जो बाकी रकम होती है ना वो उस रकम से जो क़र्ज़ हासिल करने वाले कस्टमर्स होते हैं उनको क़र्ज़ फराहम किया जाता है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे क़र्ज़े और एडवांस की तरह यहाँ पर फराहम किया जाते हैं। फर्स्ट है देखिए तलब क़र्ज़ या इंदुल तलब क़र्ज़, डिमांड लोन्स या कॉल लोन्स, यानी कि यहाँ पर देखिए तलबी क़र्ज़ वो क़र्ज़ है जो तलब करने पर बैंक की जानिब से वापस अदा किया जा सकता है। यानी जब कोई कस्टमर से या ग्राहक क्या है अपना क़र्ज़ बैंक से लेता है तो उसको वो क़र्ज़ अदा किया जाता है। इसके लिए कोई मखसूस यहाँ पर देखिए तकमीली मुद्दत नहीं होती, मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, जैसे कि 5 साल के लिए 10 साल के लिए कोई पीरियड नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए क़र्ज़ की कुल रकम क़र्ज़दार के खाते में एक साथ जमा कर दी जाती है। कुल रकम पर जो सूद जमा की गई है ना तारीख़ से आयद किया जाता है ना, जब से जमा किया गया है रकम को उस तारीख़ से इसमें सूद आयद किया जाता है, सूद की रकम आयद की जाती है। और ये क़र्ज़ एक किस्म का एडवांस है जो ज़मानत लेकर या बिला ज़मानत दिया जाता है। तो ये क्या है जो कस्टमर्स होते हैं ना उनको ये क़र्ज़ एक साथ जो सो रकम खाते में उनके जमा कर दी जाती है। इसके लिए बग़ैर जो कोई जो सो क्या है यहाँ पर देखिए कुल रकम क़र्ज़दार के खाते में एक मुश्त जमा कर दी जाती है और कुल रकम पर सूद भी जो पहली जब से जमा किया गया है ना उस वक्त से क्या है सूद की रकम भी यहाँ पर जमा कर दी जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं तलब क़र्ज़ कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मुख्तसर मुद्दती क़र्ज़, शॉर्ट टर्म लोन्स जिसे हम कहते हैं। ये क़र्ज़े क्या है मखसूस मुख्तसर मुद्दत के लिए दिए जाते हैं और ये क़र्ज़ किसको दिए जाते हैं ताजिरों और किसानों को काम करने के लिए, यहाँ पर सरमायाकारी करने के लिए या वर्किंग कैपिटल मशीनरी वगैरह ख़रीदने के लिए इस ग़र्ज़ से दिया जाता है। और अफराद भी क्या है अपनी जो पर्सनल या ज़ाती ज़रूरियात होती हैं, शख्सी ज़रूरियात होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं पर्सनल लोन्स यानी कि शख्सी क़र्ज़ के तौर पर भी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि कार ख़रीदना है पर्सनल अपने लिए चलाने के लिए या कोई बाइक ख़रीदना है तो इसके लिए भी हम क़र्ज़ ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है हमें कुछ ज़मानत के तौर पर बैंक में कुछ रखाना ज़रूरी होता है, कुछ यानी कि कंपनी के पेपर्स है या सिक्योरिटी बॉन्ड्स है या जो सो घर के कागज़ात वगैरह हैं या कुछ भी क्या है सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पर रखाना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नक़द क़र्ज़, कैश क्रेडिट्स जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर नक़द क़र्ज़ से मुराद क्या है एक ऐसा इंतज़ाम है जिसके ज़रिए बैंक अपने खातेदारों को एक खाते से जो इस मकसद के लिए खोला गया हो कि एक मुतय्यन हद तक रकम क़र्ज़ लेने की गुंजाइश फराहम करती है। खातेदार को कुल रकम एकमुश्त यानी कि एक साथ निकालने की ज़रूरत नहीं, जब कभी इसको ज़रूरत पड़े वो रकम निकाल सकता है और निकाली गई रकम हकीकी रकम पर ही सूद आयद होता है। ये क़र्ज़ हासिल करने के लिए क़र्ज़दार बैंक के पास ज़मानत के तौर पर कोई असासा रहन या रहन बिल किफ़ालत रखता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो नक़द क़र्ज़ है ना, ये नक़द क़र्ज़ में देखिए यहाँ पे जो अकाउंट होल्डर होता है ना इसी मकसद के तहत उन्हें अकाउंट खोलता है कि उसको जब भी क़र्ज़ की ज़रूरत न हो वो क़र्ज़ वहाँ से बैंक से हासिल करे और जितनी रकम वो हासिल करता है क़र्ज़ के तौर पर उतनी ही रकम पर यहाँ पर शरह सूद आयद की जाती है। और ये क़र्ज़ हासिल करने के लिए यहाँ पर क्या है कोई सिक्योरिटी यहाँ पर कोई चीज़ कोई असासे के डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर रखना पड़ता है बैंक में। नेक्स्ट हम देखेंगे जमा शुदा रकम से ज़ायद रकम निकालना। तो यहाँ पर बैंकों की जानिब से एक सहूलत फ़राहम की गई है अकाउंट होल्डर्स को कि उनके खातों में जितनी रकम होती है ना अगर वक्त ज़रूरत उनको उससे ज़ायद रकम निकालने की ज़रूरत पेश आए तो वो उससे ज़ायद रकम निकाल सकते हैं, क्योंकि बैंक क्या है उनको सहूलत फ़राहम करता है कि कभी उनको क्या है ज़रूरत हो तो वो अपने अकाउंट में जितनी रकम है उससे ज़ायद रकम
निकाल सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, जमा शुदा रकम से ज़ायद रकम निकालना, जिसे हम ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। ओवरड्राफ्ट एग्ज़ाम में ये 2 मार्क्स में आ सकता है, कभी ओवरड्राफ्ट पूछता है आपको या फिर कभी जमा शुदा रकम से ज़ायद रकम निकालना, तो कंफ्यूज नहीं होना आप। तो यहाँ पर बैंक की जानिब से एक सहूलत फ़राहम की गई है खातेदारों को कि वो क्या है, अपनी रकम में मौजूद जो रकम है उससे ज़ायद रकम ज़मानत या बग़ैर ज़मानत के भी क्या है क़र्ज़ हासिल कर सकते हैं। तो ये क्या है, क़र्ज़दारों को क्या है आर्जी तौर पर यहाँ पर सहूलत फ़राहम की जाती है, और ये ख़लील मुद्दत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर फ़राहम की जाती है रकम, और जितनी रकम निकाली गई उस पर शरह सूद आयद की जाती है। तो सूद के साथ यहाँ पर फिर रकम क्या है वापस अदा करना पड़ता है। तो यहाँ पर मुख्तसर जो तारीफ़ है ना जमाशुदा रकम से मुराद, यहाँ पर बैंक की जानिब से रकम खातेदारों को ये सहूलत फ़राहम की जाती है कि उनके जो अकाउंट है उसमें जो रकम जमा है उससे ज़ायद रकम यहाँ पर निकालने की इजाज़त होती है, और जितनी रकम निकाली गई है उस पर शरह सूद आयद करती है, और उस शरह सूद के हिसाब से रकम जमा करना पड़ता है, बाद में अदा करना पड़ता है, और ये जो रकम हासिल की जाती है ज़मानत या बग़ैर ज़मानत के हासिल की जा सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुबादला बिलों की मिनहाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, मुबादला बिलों की मिनहाई। मुबादला बिल यानी कि ये बिल वो तहरीरी मुआहदा होता है ये, जिसके तहत यहाँ पर देखिए एक तहरीरी मुआहदा है जिसके तहत ख़रीदारों की जानिब से जो फ़रोख्त कुंदे होते हैं ना उनको दिए जाते हैं ये तहरीरी मुआहदा। जब लेन देन उधार की बुनियाद पर होता है ना, तो ख़रीदार एक मखसूस मुद्दत के बाद या मुस्तक़बिल में एक जो मुतय्यन तारीख़ होती है ना उस तारीख़ पर रकम की अदायगी का तयख़न देते हैं, श्योरिटी देते हैं। इस रकम यहाँ पर इस किस्म के मुबादला बिलों के हामिल ताजिर अपनी माली ज़रूरत के वक्त बैंक से रुजू होते हैं, और जो ये बिल होते हैं ना ये जो ज़मानत के तौर पर बैंक के पास जमा करते हैं, और वहाँ से मुबादला बिल से कुछ रकम मिन्हा करके एडवांस अदा करते हैं। तो बअल्फाज़ दिगर इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि बिल रकम से यहाँ पर जो मुतय्यना फ़ीसद क्या है रकम मिन्हा करके नक़द रकम क्या है खातेदार के अकाउंट में जमा कर दी जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रेडिट कार्ड्स। यहाँ पर देखिए आजकल जो जदीद यहाँ पर ख़र्च का लेन देन आसान हो गया है, उसके लिए क्रेडिट कार्ड्स अहम जो सो क्या है वसीला है। आजकल यहाँ पर जो बैंक्स के कस्टमर्स होते हैं ना उनको क़र्ज़ की सहूलत फ़राहम करने के लिए तिजारती बैंक क्या है नए तरीक़े ईजाद किए हैं। इनमें से एक मकबूल तरीक़ा क्या है, क्रेडिट कार्ड है। तो एक क्रेडिट कार्ड का जो हामिल शख्स होता है ना वो मखसूस फर्म्स या दुकानों से या जो सो क्या है जो भी का ख़रीदारी करना है तो उसके लिए अपने क्रेडिट कार्ड्स इस्तेमाल करते हुए फर्म्स बिल की रकम इस बैंक से हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जितना भी ख़रीदारी हम करेंगे उसका ख़र्च क्या है बैंक की जानिब से अदा किया जाता है क़र्ज़ के तौर पर। क्रेडिट कार्ड होल्डर बाद में क्या है सूद के साथ क्या है बग़ैर सूद के साथ या बग़ैर सूद रकम बैंक को अदा करता है। तो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए हम क्या है जितनी चाहे ख़रीदारी कर सकते हैं, चाहे वो फॉर्म्स के ज़रिए हो या शॉप्स के ज़रिए हो या पेट्रोल वगैरह हम डलाते हैं गाड़ियों में। तो ये तमाम जो ख़र्चे हैं और ये एक दिन में एक ख़र्च के लिए एक लिमिट होती है, वो लिमिट तक ख़र्च करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह बहुत ज़्यादा ख़र्च करने वालों के लिए क्रेडिट कार्ड एक बेहतरीन वसीला है। तो इसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर क्या करते हैं ख़र्च करते हैं और तमाम जो सो फर्म्स के जो भी क्या है दुकानदारों के जो बिल्स की रकम होती है ना वो बैंक से अदा की जाती है। बाद में जो कार्ड होल्डर है बाद में वो क्या है सूद के साथ या बग़ैर सूद के साथ यहाँ पर क्या है रकम बैंक को अदा करता है। तो यहाँ पर हर क्रेडिट कार्ड की उधार की एक हद क्या है मुकर्रर होती है। क्रेडिट कार्ड
अब क्या है बहुत ही मकबूल हो चुके हैं। आबादी के बास मखसूस तबक़ात के लिए मखसूस कार्ड्स भी दिए जाते हैं, जैसे किसानों के लिए किसान कार्ड्स वगैरह। नेक्स्ट हम देखेंगे क़र्ज़ की तख्लीक़। तिजारती बैंक है क़र्ज़ की तख्लीक़ करते हैं। तो यहाँ पर जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। तिजारती बैंक क़र्ज़ की तख्लीक़ करते हैं। ये तिजारती बैंकों का एक क्या है, मुनफरिद काम है। आवाम से जितने वो क्या है बुनियादी डिपॉज़िट, प्राइमरी डिपॉज़िट कबूल करते हैं ना, तो ये जो अमाउंट वो जमा करते हैं वही अमाउंट से क्या है क़र्ज़ की तख्लीक़ करते हैं। यानी कि जिसको भी क़र्ज़ की ज़रूरत हो उनको उसी डिपॉज़िट से क्या है, जो कि हम सेविंग के तौर पर या जमा करते हैं, उसी डिपॉज़िट में से यहाँ पर ये कुछ रकम का हिस्सा यहाँ पर क्या करते हैं, क़र्ज़ के तौर पर अपने ग्राहकों को फ़राहम करते हैं। जब भी एक बैंक अपने ग्राहकों को या कस्टमर्स को क़र्ज़ मंजूर करता है तो वो नक़द रकम अदा नहीं करता, बल्कि ग्राहक के या जो कस्टमर है उसके खाते में वो रकम जमा कर दी जाती है। इस तरह यहाँ पर सानवी डिपॉज़िट, जिसको हम सेकेंडरी डिपॉज़िट या माखूज़ डिपॉज़िट, ड्राइव डिपॉज़िट्स कहते हैं। तो इसी डिपॉज़िट से क्या है, यहाँ पर जो कस्टमर होता है रकम हासिल करता है और अपनी ज़रूरियात की तकमील करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एजेंसी खिदमात। तिजारती बैंक यहाँ पर एजेंसी खिदमात भी फ़राहम करता है। तो यहाँ पर देखिए तिजारती बैंक बाज़ एजेंसी खिदमात भी अंजाम देते हैं। बाज़ औक़ात ये जो है ना, ये क्या करते हैं, कस्टमर्स जो होते हैं ना बैंक के, उनके एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं। तो इनके जो एजेंसी खिदमात हैं यहाँ पर हस्बे ज़ैन हैं। देखिए फ़र्स्ट जो है ना, अपने खातेदारों के चेकों, ड्राफ्ट और मुबादला बिलों वगैरह की दूसरे बैंकों से वसूली। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बैंक के जो अकाउंट होल्डर है उनके जो चेक्स रहते, डीडी रहते, ये तमाम चीज़ें अगर दूसरे बैंक की जानिब से अगर हासिल करना है तो ये एजेंसी खिदमात, एजेंट्स जो होते हैं ना, मुक़र्रर किए जाते हैं ना, वो ये काम अंजाम देते हैं। नेक्स्ट है तिजारती और सनती इदारों से सूद और मुनाफा, डिविडेंड्स की वसूली। तिजारती और सनती इदारों से यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी इंटरेस्ट या जो मुनाफा हासिल करना है ना, उसकी रकम वसूल करते हैं। नेक्स्ट है जो बैंक कस्टमर्स होते हैं ना, उनकी जानिब से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और तमसीकात, सिक्योरिटी हिस्सेस, शेयर्स की ख़रीद व फ़रोख्त की जाती है एजेंट्स की जानिब से। नेक्स्ट है ट्रस्टी के तौर पर खातेदारों के फ़ंड्स की हिफाजत करना। यानी कि जो भी फ़ंड्स वगैरह यहाँ पर खातेदार के जमा होते हैं, उनके ट्रस्टी या उनके जो क्या है, एक वकील की हैसियत से उनके अकाउंट्स की हिफाजत की जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट, खातेदार की गुजारिश के मुताबिक इनके खाते से बीमा किस्तें, जो यहाँ पर खातेदारों के मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ होते हैं, LIC पॉलिसी या कोई प्रोविडेंट फ़ंड होता है, तो यहाँ से उनके अकाउंट से क्या है, ये बीमा रकम जो या जो इनकम टैक्स की रकम यहाँ पर क्या है, या चंदे वगैरह, ये तमाम इनके अकाउंट से अदा किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इफ़ादे आम खिदमात, जनरल यूटिलिटी फंक्शंस क्या है तिजारती बैंक के। तो यहाँ पर मज़कूरा जो एजेंसी खिदमात के अलावा यहाँ पर तिजारती बैंक क्या करता है, अपने ग्राहकों को बाज़ इफ़ादे वाली खिदमात भी फ़राहम करता है। इफ़ादा यानी कि फ़ायदा पहुँचाना, अपने जो कस्टमर्स हैं, बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचाना। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए जो भी बैंक के कस्टमर्स होते हैं उनके जो अपने जो सोने चांदी के ज़ेवरात, कीमती चीज़ें, अहम जो दस्तावेज़ात होते हैं, घर के कागज़ात वगैरह, प्रॉपर्टी के दस्तावेज़ात, इसको क्या करते हैं, सेफ़ अपनी कस्टडी में ले लेते हैं बैंक। अपने उनको क्या है, एक लॉकर फराहम करते हैं और इसकी सेफ्टी क्या है, बैंक की कस्टडी में ले लेते हैं। तो यहाँ पर लॉकर फैसिलिटी यहाँ पर क्या है, कस्टमर को फराहम की जाती है, जिसकी खिदमत के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, वो बैंक वाले किराया वसूल करते हैं कि जब तक हम उनकी कस्टडी में अपनी ज्वेलरी, दस्तावेज़ात रखेंगे, उसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बदले में क्या है, बैंक हमें
सेफ्टी या कस्टडी फराहम करता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हमारी जो रकूमात होती है, जब हमें किसी दूसरे इदारे को ये पहुंचाना होता है तो डीडी के ज़रिए हम ये रकम अपने अकाउंट से भेज सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर जो भी कस्टमर्स की रकूमात को एक बैंक से दूसरे बैंक को जब भेजना होता है तो इसको डीडी डिमांड ड्राफ्ट या मेल ट्रांसफ़र के ज़रिए मुंतकिल करते हैं, जिनके लिए वो इनसे कमीशन वसूल करते हैं। जब भी आप देखिए, फ़र्ज़ कीजिए कि आपको यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, उसके लिए आपको क्या है डीडी बनना है, डिमांड ड्राफ्ट, तो उसके लिए आपको कमीशन देना पड़ता है एक लिमिट के हिसाब से, यानी कि 1000 रुपीज़ है, उसके लिए आपको एक लिमिट के लिए क्या है रहेंगे, कितना रहेगा 30 रुपीज़ रहेंगे। उससे ज़्यादा अगर रकम रहेंगी तो उसके लिए और चार्जेस बढ़ेंगे। तो इस तरह यहाँ पर एक बैंक से दूसरे बैंक को रकम की मुंतकिली के लिए ये खिदमत के लिए बैंक क्या करता है, चार्जेस लेता है। और नेक्स्ट देखिए, एक बैंक से हम दूसरे बैंक को ऑनलाइन अपनी रकम मुंतकिल करते हैं, तो ये सहूलत की फ़राहमी भी यहाँ पर तिजारती बैंक की जानिब से फ़राहम की जाती है। और इसके अलावा बैंक जो खिदमत फ़राहम करते हैं, जो कस्टमर्स के खाते रहते हैं ना, उनके लिए अगर कुछ इंफॉर्मेशन देना है तो उसके लिए लेटर्स ऑफ क्रेडिट्स, यानी कि जो कंडीशन है उनके खातों का, वो जो सो लेटर्स के ज़रिए ख़त व किताबत के ज़रिए उनको क्या है इन्फॉर्म किया जाता है और उनको क्या उधार की असास पर ख़रीदारी करने के काबिल बनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मुश्तरक सरमाया कंपनियों के जारी करदा हिस्स पर ज़मानत फ़राहम करना और इसकी तस्दीक़ या तौसीक़ करना, यानी कि जो जॉइंट क्या कंपनीज़ होते हैं ना, मुख्तलिफ़ जो सो क्या मुख्तलिफ़ मेंबर्स मिलके क्या है शेयर होल्डर्स के तौर पर यहाँ पर काम करते हैं, कई लोग मिलकर एक इंडस्ट्री को चलाते हैं। तो यहाँ पर बैंक क्या है उनको उनके हिस्सों के हिसाब से जो उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए उसकी तस्दीक़ फ़राहम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तिजारती बैंक जो सफ़री चेक यानी कि ट्रैवलर्स चेक होता है ना, जारी करते हैं ताकि नक़द रकम साथ ले जाने का जो जोखम होता है ना उससे बचा जा सके। ये ग्राहकों को अपने दरामद व बरामद कारोबार की खातिर बैरूनी ज़र मुबादला फ़राहम करता है, यानी कि जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं उसके लिए बैरूनी करेंसी का क्या है लेन देन होता है। तो इसके लिए यहाँ पर एक्सचेंज यानी कि ज़र मुबादले का एक्सचेंज यहाँ पर फ़राहम किया जाता है बैंकों की जानिब से। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरे मुकामात पर काम करने वाले जो व्यापारी होते हैं ना, अपने खातेदारों की जानिब से इत्तलात फ़राहम करते हैं और ऐसे व्यापारियों की इत्तलात जमा करते हैं जो अपने खातेदारों को फ़राहम करते हैं। इस तरह वो सालिस रेफरी का किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हालिया अरसे में तिजारती बैंक मुख्तलिफ मुकामात पर ATM ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन जिसे कहते हैं नस्ब करके अपने खातेदारों को किसी भी वक्त 24 आवर्स में एक हद के अंदर अपने खाते से रकम निकालने की और अपने खाते में रकम जमा करने की सहूलत फ़राहम किए हैं। ATM सहूलत को इस्तेमाल करते हुए जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये अदाय क्या है बाज़ अदायगियाँ हम पेमेंट्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग ये एक ऑनलाइन बैंकिंग है। नेट बैंकिंग को इंटरनेट या ऑनलाइन बैंकारी भी कहा जाता है, जो कई बरसों से क्या है वाक़या हुआ है। इंटरनेट के ज़बरदस्त इनक़िलाब का ये एक नतीजा है। ये इंटरनेट के ज़रिए मखसूस बैंकारी का क्या है लेन देन है। यहाँ पर इसके ज़रिए बैंक के तख्तेजात, बैंक स्टेटमेंट्स और बैंक खातों का जो मौक़िफ़ है ना ऑनलाइन देख सकते हैं और हम बैंकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। तो यहाँ पर ये एक ऑनलाइन बैंक है जहाँ कस्टमर्स ना सिर्फ इंटरनेट के ज़रिए पहुँच सकते हैं, कोई शाख से भी क्या है रब्त पैदा कर सकते हैं और इस शाख की देखभाल इंतज़ामात पर ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए ये बैंक रिवायती बैंकों की बनिस्बत
डिपॉजिट खातों पर ऊंची शरह सूद अदा करते हैं और कम फीस वसूल करने के ज़िम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा शरह सूद आयद किया जाता है और कोई चार्जेस नहीं होते। और यहाँ मज़ीद ये कि ये बैंक महफूज होते हैं और डिपॉजिट पर बीमा भी फराहम करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखिए, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है वाशिंगटन, जो बैंक खातों का बीमा करता है, मालियाती इदारों की हिफाजत और मजबूती और सार्फिन की हिफाजत के हवाले से निगरानी और जांच करता है। हिंदुस्तान में देखिए 2002 में नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत हुई। 2002 में यहाँ पर क्या है, नेट बैंकिंग की शुरुआत हुई है और तब से तकरीबन तमाम बैंक अपनी मालियाती लेन देन इंटरनेट के ज़रिए अंजाम दे रहे हैं। जैसे HDFC बैंक है, नेट बैंक कहेंगे हम, ICICI नेट बैंक, SBI नेट बैंक, यस नेट बैंक और कोटक नेट बैंक, एक्सिस नेट बैंक, ये तमाम ऑनलाइन बैंकिंग के मुख्तलिफ शाखें हैं। अब हम देखते हैं नेट बैंकिंग के क्या क्या फ़वाइद हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग के जो फ़ायदे हैं उसमें देखिए, हम नेट बैंकिंग के ज़रिए जब चाहे रकम निकाल सकते हैं, एक मुकर्ररा मुतय्यन रकम। तो यहाँ पर हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए, मोबाइल के ज़रिए भी हम नेट का इस्तेमाल करते हुए बैंकिंग कर सकते हैं। तो दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन कभी भी किसी वक्त यहाँ पर हम रकम के हासिल कर सकते हैं या नेट बैंकिंग के ज़रिए हम परचेजिंग कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर कर सकते हैं या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट रकम मुंतकिल कर सकते हैं। दूसरी सहूलत यहाँ पर देखिए, इंटरनेट से जो मरबूत कंप्यूटर के ज़रिए किसी भी मुकाम से खाते के तहत तमाम लेन देन अंजाम दिए जा सकते हैं। किसी भी खाते से हम यहाँ पर क्या है, रकम का लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, क़र्ज़ हासिल करना है हमें या सेविंग करना है या क़र्ज़ क्या है ऑनलाइन हासिल करना है, तो इस ऑनलाइन के ज़रिए हम आसानी से इसके लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। उसके अलावा रकमी लेन देन जो है ना, रकम हमें लेना है या फिर किसी को देना है, तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग के ज़रिए महफूज तरीक़े से ये काम अंजाम दे सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर ऑनलाइन जो बैंकिंग है ये क्या है, तमाम इंसानियत के लिए एक क्या अहम सहूलत फ़राहम करता है। तो माहौलियात दोस्त की तरह यहाँ पर क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग काबिल क़बूल है और सहूलत बख्श है। और यहाँ पर कागज़ के इस्तेमाल को क्या है, कम किया गया है। तो ये क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, माहौल में बिगाड़ पैदा नहीं होता। नेट बैंकिंग के ज़रिए कागज़ी कार्रवाई नहीं होती, कोई कागज़ लेना देना नहीं है यहाँ पर, बल्कि हम नेट बैंकिंग के ज़रिए ही दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं और लेन देन कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखेंगे, आजकल क्या है, इंटरनेट बैंकिंग बैंककारी का मुस्तकबिल बन गया है और बैंक ग्राहक भी इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल अपने मोबाइल फ़ोन पर वाईफाई या 3G कनेक्शन इस्तेमाल करते हुए, 4G कनेक्शन इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। इसलिए कि 2018 से तकरीबन तमाम बैंक अपने ग्राहकों के साथ रकमी लेन देन के लिए मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन रखते हैं। तो मोबाइल जो फ़ोन एप्लीकेशन है नेट बैंकिंग के लिए 2018 से यहाँ पर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ है। तकरीबन बैंक्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मरकज़ी बैंक, जिसको हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, सेंट्रल बैंक या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखिए मरकज़ी बैंक, यहाँ पर किसी भी बैंक मुल्क के क्या है, बैंकिंग निज़ाम की चोटी का काम अंजाम देता है। ये मुल्क के बैंकिंग निज़ाम की सरगर्मियों की निगरानी करता है और इसीलिए यहाँ पर मरकज़ी बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और यहाँ पर हिंदुस्तान में मरकज़ी बैंक की जो शुरुआत हुई है ना, 1953 में
5 करोड़ के सरमाए से आरबीआई की शुरुआत हुई है। इब्तिदा में यहाँ पर देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो हिस्सेस या शेयर होल्डर्स थे प्राइवेट अफराद की मिल्कियत था। ये 1949 में क्या है हुकूमत हिंद की जानिब से इसको नेशनलाइज किया गया। 1949 में इसको क्या करे हैं कौमियाया गया है, यानी कि नेशनलाइज किया गया है। तो इस तरह यहाँ पर आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है एक्ट 1934 के तहत, जो एक्ट है ना 1934 के तहत तमाम बैंक के फ़राइज़ अंजाम देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मरकज़ी बैंक या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या फ़राइज़ है। यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के हस्बे ज़ैल फ़राइज़ हैं, जिसमें हम देखेंगे आम फ़राइज़ सबसे पहले है। देखिए आम फ़राइज़, जिसको हम जनरल फंक्शंस कहेंगे। तो आम फ़राइज़ में यहाँ पर आरबीआई या मरकज़ी जो बैंक है उसका जो फर्स्ट जो काम है ना नोट जारी करना है यहाँ पर। तो इस तरह मुल्क में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है नोट जारी करने का काम करता है, और कम से कम देखिए 200 करोड़ रुपए के सोने और बैरूनी ज़र मुबादला के जो ज़ख़ायर होते हैं ना उनको बरकरार रखता है। यानी कि आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपए का सोना जमा रहता है और ज़र मुबादला यानी कि दूसरे ममालिक की जो करेंसी होती है ना उसके ज़ख़ायर को बरकरार रखते हुए, जिसमें 115 करोड़ के क्या है यहाँ पर मालियाती सोना होना चाहिए। करेंसी नोट जारी करने का मुहकमा अलहदा है। फ़िल वक्त रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर क्या है 2000 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये और 20 रुपये, 10 रुपये की कदर के करेंसी नोट जारी करता है। 1 रुपये की नोट और सिक्के हुकूमत हिंद की वजारत मालियात जारी करती है, और ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से गर्दिश करवाए जाते हैं। 1 रुपये की जो नोट होती है ना वो हुकूमत हिंद की जानिब से, ये जैसो वज़ीर मालिया जो होते हैं ना फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी जानिब से ये जारी किया जाता है और ये आरबीआई की जानिब से फराहम किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हुकूमत का बैंक है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है हुकूमत का बैंक कहलाता है। बैंकर टू गवर्नमेंट। तो इस तरह यहाँ पर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है हुकूमत हिंद का मुशीर या एजेंट या बैंकर के तौर पर काम करता है, और हुकूमत हिंद और तमाम रियासतों जम्मू और कश्मीर को छोड़ के तमाम रियासतों की एजेंट की हैसियत से काम करता है। तो इस तरह यहाँ पर आरबीआई के हुकूमत की जानिब से रकम वसूल करता है और हुकूमत को अदा भी करता है, और नकद रकम को बतौर डिपॉज़िट बग़ैर सूद अपने पास रखता है, और नए क़र्ज़े जारी करने और सरकारी क़र्ज़ के इंतज़ाम में मदद करता है। यानी तमाम अफराद को क्या क़र्ज़ फराहम करता है, और कभी गवर्नमेंट को क़र्ज़ देने की नौबत आई तो क़र्ज़ भी फराहम करता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरह यहाँ पर देखिए आरबीआई हुकूमतों को वेस एंड मीन्स एडवांसेस, यहाँ पर देखिए वेस एंड मीन्स एडवांसेस के नाम पर क्या है क़र्ज़ की फराहमी करता है। तो इस तरह रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया माली उमूर में हुकूमत के मुशीर की हैसियत से खिदमात अंजाम देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आरबीआई है ना बैंकों का बैंक भी कहलाता है, बैंकर्स बैंक, क्योंकि ये क्या है मरकज़ी बैंक है और तमाम जो कमर्शियल बैंक्स हैं ना उन बैंकों का हेड बैंक है। तो इस तरह इसको बैंकर्स बैंक कहते हैं, बैंकों का बैंक। रिज़र्व बैंक ना सिर्फ हुकूमत बल्कि बैंकों के लिए भी बैंकर की खिदमत अंजाम देता है। तो इस तरह यहाँ पर देखिए 1934 जो बैंक एक्ट है ना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत तमाम जो कमर्शियल बैंक्स है या दर्जे फहरिस्त
क़ानूनन जिसमें क्या है रिज़र्व बैंक के उसूल पर पाबंद होते हैं, वो अपने महसूला जुमला डिपॉजिट रकम का मुतय्यना तनासुब नक़द महफूजात कैश बैलेंसेस रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करते हैं और इस तनासुब को नक़द महफूज तनासुब कैश रिज़र्व रेशियो CCR कैश रिज़र्व रेशियो कहते हैं। तो ये क्या है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया तमाम तिजारती बैंकों की माली बदहाली के दौर में क़र्ज़ों की फ़राहमी या मुबादला बिलों की बाज़ मिनहाई रीडिस्काउंटिंग दी बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ज़रिए इन्हें माली इमदाद फराहम करता है। मुख्तलिफ़ तिजारती बैंकों के दरमियान बाहमी लेन देन की एकसोई में एक हिसाब क्लियरिंग हाउस की तरह खिदमत अंजाम देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क़र्ज़ के लिए क्या है, ये आखिरी सहारा है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। माली बदहाली के वक्त क्या है, दर्जे फेरिस बैंक रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या करते हैं, आखिरी सहारे के तौर पर रुजू हो सकते हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इन्हें ट्रेजरी बॉन्ड्स, ख़जाना बिल और दिगर मंजूर ज़मानतों के एवज़ क़र्ज़े मंजूर करता है। रिज़र्व बैंक इन्हें क्या वाजिब तबादला बिलों की बाज़ मिनहाई के ज़रिए भी माली इमदाद फराहम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लियरिंग हाउस। यहाँ पर देखिए बाज़ ताजिर और जो कस्टमर्स होते हैं बैंक के, वो अपने कारोबार में जो लेन देन होता है, कारोबार का लेन देन, इसका लेन देन क्या है, नक़द रकम के बजाय चेक के ज़रिए करते हैं। तो इस तरह यहाँ पर एक ताजिर क्या है, दूसरे जो कस्टमर्स होते हैं उनको चेक देता है, तो जिसमें इसका खाता नहीं होता वो अपने खाते में इसको जमा करवा के उस बैंक से रकम हासिल कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो कस्टमर को यहाँ पे चेक दिया जा रहा है, वो चेक उन्हें क्या करता है, अपने खाते में जमा करता है और उसमें जो चेक की रकम है उसके खाते में जमा कर दी जाती है बैंक की जानिब से। तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटर बैंक खातों की एकसुई कहा जाता है यहाँ पर, यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक को यहाँ पर रकम मुंतकिल की जा रही है चेक के ज़रिए या DD के ज़रिए, डिमांड ड्राफ्ट जिसे हम कहते हैं। तो इस तरह यहाँ पर देखिए जितने भी तिजारती बैंक है ना, वो तमाम बैंक जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया है और सेंट्रल बैंक है, HDFC बैंक है, ये तमाम बैंक क्या करते हैं, यूनियन बैंक है, तमाम बैंक्स यहाँ पर देखिए अपने जमा खाते रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखते हैं। तो उस बैंक के खाते में इसका मौजू इंदिराज करके तमाम चेकों की एकसुई कर लेते हैं। इस गर्ज़ के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मुख्तलिफ़ मुकामात पर क्लियरिंग हाउस कायम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बैरूनी ज़र मुबादला ज़खायर का मुहाफ़िज़ होता है। मरकज़ी बैंक यहाँ पर क्या है, बैरूनी ज़र मुबादला यानी दूसरे ममालिक से जो करेंसी हमारी कंट्री में आती है ना, तो यहाँ पर दूसरे ममालिक से जो ज़र मुबादला ज़खायर की हिफाजत की जाती है और मालियाती फ़ंड के रुकन की हैसियत दिगर अरकान के जो ममालिक की करेंसियाँ हैं और हिंदुस्तानी करेंसी के दरमियान जो शरह तबादला है, यानी कि डॉलर के बदले में यहाँ पर रुपये की करेंसी 70 रुपीज़ हो सकती है। तो इस तरह यहाँ पर जो शरह है इंडिया की करेंसी के मुकाबले में दूसरे ममालिक की करेंसी की, ये बैरूनी ज़र मुबादला की ख़रीद व फ़रोख्त को बाकायदा बनाता है, रेगुलराइज़ करता है और करेंसियों और हिंदुस्तानी करेंसी के दरमियान जो शरह मुबादला है ना, जो तबादला है, जो इस तबादले की जो शरह है उसको बैलेंस में रखता है, मुस्तहकम रखता है। ये बैरूनी ज़र मुबादला की ख़रीद व फ़रोख्त को बाकायदा बनाता है, रेगुलराइज़ करता है और सरकारी शरह तबादला को बरकरार रखने के लिए दरामदात और बरामदात पर पाबंदियाँ आयद करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे निगरान कार के फ़राइज़ देखेंगे। यहाँ पे आरबीआई क्या है, यहाँ पर एक निगरान कारी के फ़राइज़ अंजाम देता है, सुपरविजरी फंक्शंस।
क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया तमाम बैंकों का आला तरीन इदारा होने की हैसियत से सारे मुल्क के तिजारती और इमदादी बाहमी बैंकों पर लाइसेंसिंग सिस्टम, मुआयना और बैंकों के जो इंज़माम है ना उनके ज़रिए वसी निगरान कराना इख्तियारात और कंट्रोल रखता है। कायदे क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी के जो बैंक होते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ़रोग़कारी और तरक्याती फ़राइज़ में देखिए हम यहाँ पर आरबीआई माशी तरक्की के हुसूल की खातिर यहाँ पर बाज़ क्या है तरक्याती काम भी अंजाम देता है, जैसे मुल्क भर में बैंकों के क़याम और इसकी शाखों में तोसी के इक़दामात करना, नए बैंक्स वजूद में लाना। और नेक्स्ट है रियासती इमदादी बाहमी बैंकों और मालियाती इदारों को बाज़ सरमाया फ़राहम करना जो ज़रूरी क़र्ज़ देते हैं ताकि दही इलाक़ों की क़र्ज़ की ज़रूरियात की तकमील हो सके। मुख्तलिफ़ मालियाती इदारों को फ़रोग़ देता है ताकि सनती मालिया फ़राहम किया जा सके। इन फ़राइज़ की अंजाम दही में ताउन की खातिर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1982 में कौमी बैंक बराए ज़राअत व दही तरक्की बैंक को क़ायम किया, जिसे हम नाबार्ड कहते हैं। तो इस तरह नाबार्ड का क़याम यहाँ पर कब अमल में आया, देखिए 1982 में नाबार्ड का क़याम अमल में आया है। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सनती तरक्की में मदद देने के लिए इसी तरह यहाँ पर देखिए सनती तरक्याती बैंक ऑफ इंडिया इडबी का क़याम अमल में लाया गया, जिसको हम क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सनती तरक्याती बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरह हिंदुस्तानी सनती पॉलिसी यहाँ पर देखिए हिंदुस्तानी सनती मालियाती कॉरपोरेशन, यहाँ पर देखिए IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का क़याम अमल में लाया गया। इस तरह मरकज़ी हुकूमत क्या है मुल्क की माशी तरक्की के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ बैंकों की शाखें क़ायम करता है ताकि क़र्ज़ के लेन देन में इजाफ़ा हो सके और तमाम कारोबारी अफराद की ज़रूरियात की तकमील हो सके। यहाँ पर हम बैंकारी सिस्टम, तिजारती बैंक और नेट बैंकिंग और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ताल्लुक़ से अब तक पढ़े हैं। इसके लिए इम्तिहान में आपको इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तिजारती बैंक के फ़राइज़, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मख्तस हैं। और नेक्स्ट है देखिए नेट बैंकिंग क्या है, इसकी खूबियाँ बयान करना है। तो मौजूदा दौर में नेट बैंकिंग एक आम हो गया है, बहुत ही मोबाइल के ज़रिए भी नेट बैंकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है माहौल भी महफूज रह रहा है नेट बैंकिंग के ज़रिए, तो इसके लिए आपको 5 मार्क्स मख्तस हैं। और इसी तरह देखिए आरबीआई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के फ़राइज़ या अफ़ाल जो भी पूछा तो एक ही आंसर लिखना आप, इसके लिए आपको 5 मार्क्स है और ये 10 मार्क्स में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखिए और याद करिए इसको। नेक्स्ट हम देखेंगे इफ़रात ज़र, इन्फ्लेशन। इफ़रात ज़र यानी कि जब कीमतों में मुसलसिल इजाफ़ा होते रहता है एक मुद्दत के दौरान या तवील मुद्दत के दौरान, जब कीमतों में इजाफ़ा ही होते रह रहा है, कमी नहीं हो रही, तो इसको हम क्या कहते हैं इफ़रात ज़र। तो यहाँ पर देखिए जो माहिरीन माशियात पीगू है इनके मुताबिक देखिए मजागिल कमाई में इजाफ़े की बनिस्बत ज़्यादा तनासुब में ज़री आमदनी का फैलाव इफ़रात ज़र है। यानी कि जो कमाई हो रही है उसमें इजाफ़ा नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर जो ज़री आमदनी है ना उसका क्या है बहुत ज़्यादा ख़र्च हो रहा है। यानी कि कीमतें बढ़ने से क्या हो जाएंगा, बहुत ज़्यादा ख़र्च होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ख़र्च ही क्या कहलाता है, इफ़रात ज़र कहलाता है। उसी तरह जो दूसरी माहिरीन माशियात है उनके मुताबिक क्रॉथर जो है ना, क्रॉथर जो माहिरीन माशियात है उनके मुताबिक देखिए यहाँ पर वो हालत जिसमें ज़र की कदर घटती है और क़ीमतें बढ़ती है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़र की जो कदर है ना वो कम हो रही है और क़ीमत में क्या हो रहा है, इजाफ़ा हो रहा है। यानी एक जो पेन है
पेन की कीमत देखिए, एक 2 साल पहले पेन की कीमत क्या थी, 5 रुपये थी, जो अब 10 रुपये में मिल रहा है। तो यहाँ पर अब कीमत में इजाफा होकर क्या हो गया, 10 रुपीज़ हो गया है। तो यहाँ पर क्या है, 10 रुपीज़ में पहले जो हम 2 पेन ख़रीद सकते थे, अब सिर्फ 1 पेन ख़रीद रहे हैं। 10 रुपीज़ में सिर्फ 1 पेन परचेस कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर क्या है, कीमत में इजाफा हो रहा है और क़दर में कमी हो गई, यानी कि क़दर यानी कि 1 ही पेन ले सक रहे हैं आप। पहले जो 2 पेन ख़रीदते थे, अब सिर्फ 1 ही पेन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क़दर क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इस तरह मुसलसल यहाँ पर क्या है, कीमतों में इजाफा इफ़रात ज़र कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इफ़रात ज़र के असबाब क्या हैं। तो आम तौर पर यहाँ पर देखिए, इफ़रात ज़र से मुराद यहाँ पर तलब की वजह से या रसद की क़िल्लत की वजह से या फिर लागतों में क्या है, बहुत ज़्यादा इजाफा। लागत यानी कि किसी चीज़ को बनाने के लिए जो अखराजात होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफे की वजह से जब क्या है, यहाँ पर कीमतों में इजाफा होता है तो इसको हम इफ़रात ज़र कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है। देखेंगे हम यहाँ पर, देखिए फ़र्स्ट जो है ना, अशिया की मजमुई तलब में इजाफे के लिए ज़िम्मेदार अवामिल, यानी कि जब तलब में मुसलसिल इजाफा हो जाएगा, बाश अशिया की तलब में मुसलसिल इजाफा होगा और उसकी रसद को हम नहीं बढ़ा सकते, रसद में मुख्तसर मुद्दत में क्या है, रसद में इजाफा नहीं करते हैं, तो नतीजतन क्या हो जाता है, कीमत में इजाफा होता है। तो इसकी कई वजूहात होती हैं। देखिए जैसे कि शरा आबादी में इजाफा हो जा रहा है। शरा आबादी में क्या है, आबादी में इजाफा होने से क्या है, ग़िज़ाई ज़रूरियात में भी क्या होगा, इजाफा हो जाएगा। ग़िज़ाई ज़रूरियात में इजाफा होने से क्या है, हम इसको क्या मुख्तसर मुद्दत में इसमें इजाफा नहीं कर सकते। जिस रफ्तार से आबादी में इजाफा हो रहा है उस रफ्तार से हमारी ग़िज़ाई ज़रूरियात में इजाफा हम नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ ग़िज़ा की क़िल्लत हो जाने की वजह से क्या होता है, कीमतों में इजाफा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हुकूमत के मनसूबा जाती और गैर मनसूबा जाती अखराजात में इजाफा। हुकूमती अखराजात में इजाफा होने की वजह से हुकूमती जो अखराजात होते हैं ना, उसमें अगर इजाफा होगा तो कीमतों में भी इजाफा होगा। कीमतों में इजाफे के ज़रिए हुकूमत क्या करती है, अपनी आमदनी में इजाफा करती है और उस आमदनी से अपने अखराजात की तकमील करती है। नेक्स्ट देखिए, माशी तरक्की की वजह से आवाम की फ़ीकस आमदनी में बढ़ोतरी। अगर माशी तरक्की में इजाफा होगा, माशी तरक्की में इजाफा होगा तो इससे क्या होगा, आवाम की जो फ़ीकस आमदनी है, फ़ीकस आमदनी में इजाफा होगा। फ़ीकस आमदनी में इजाफा होगा तो यहाँ पर क्या है, अशिया की तलब में भी इजाफा हो जाता है। तलब में इजाफा होने से यहाँ पर कीमतों में इजाफा करना पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, रोज़गार प्रोग्राम और फलाही स्कीमात पर हुकूमत के ख़र्च में इजाफा। हुकूमत जो रोज़गार के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम फराहम करती है, बेरोज़गारों को रोज़गार फराहम करने के लिए उनके लिए मुख्तलिफ़ खुद रोज़गार क्या है प्रोग्राम्स मुनक़िद करते हैं, जिसके लिए हुकूमत अखराजात बर्दाश्त करती है। और इसके अलावा दूसरे फ़लाही स्कीमात हैं, वजीफ़े वगैरह देना है, स्कॉलरशिप्स देना है बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तलबा और तालिबात के लिए। तो इन अखराजात में अगर इजाफ़ा हो जाएगा तो ये अखराजात में इजाफ़े की वजह से हुकूमत की जो आमदनी होती है उसमें कमी हो जाती है। तो लिहाजा हुकूमत मुख्तलिफ़ अशिया की कीमतों में इजाफ़ा कर देती है, जिसकी वजह से इफ़रात ज़र में इजाफ़ा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, तवील वक्फ़े के हामिल तरक्याती मंसूबों पर भारी सरमायाकारी। यानी कि तवील वक्फ़े में, यानी कि तवील मुद्दत के लिए जो मुख्तलिफ़ हुकूमत के काम होते हैं उसमें सरमायाकारी की जाती है, जिसके लिए कई अखराजात होते हैं। तो सरमायाकारी में बहुत ज़्यादा क्या है, सरमाया लग जाता है, जिसकी वजह से क्या है, हुकूमत की जो आमदनी है, आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, सरमायाकारी में लग जाता है। तो लिहाजा अपनी आमदनी में इजाफ़े के लिए हुकूमत क्या करती है, मुख्तलिफ़ अशिया की कीमतों में इजाफ़ा करते हुए हुकूमत की आमदनी में इजाफ़ा करती है। जैसे कि अब
यहाँ पर देखिए मेट्रो ट्रेन का जो प्लान है वो एक तवील मुद्दती प्लान है। उसके लिए क्या है, कई बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की ज़रूरत है। अगर हुकूमत के पास आमदनी ना हो तो ये जो प्लान है वो इनकम्प्लीट रहेगा, नामुकम्मिल रहेगा। तो इसके लिए हुकूमत को आमदनी की ज़रूरत है। तो लिहाजा यहाँ पर हुकूमत क्या करती है, मुख्तलिफ़ अशिया की कीमतों में इजाफ़ा करते हुए, टैक्स में इजाफ़ा करते हुए, जुर्मानों में इजाफ़ा करते हुए यहाँ पर अपनी आमदनी में इजाफ़ा करती है। और इस तरह यहाँ पर देखिए मुख्तलिफ़ अशिया की कीमतों में इजाफ़ा करने से यहाँ पर इन्फ्लेशन यानी कि इफ़राती ज़र में इजाफ़ा होता है। उसके अलावा देखिए मैशियत में ज़री रसद में इजाफ़ा, यानी कि यहाँ पर देखिए किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए जब बहुत ज़्यादा ख़र्च आता है तो इससे क्या होगा, इफ़राती ज़र में इजाफ़ा होगा। और उसके अलावा देखिए गैर पैदावारी माशी सरगर्मियों पर आसान ख़र्चों की दस्तियाबी, यानी कि अफराद अपनी ज़ाती जो ज़रूरियात है उनकी तकमील के लिए क़र्ज़ हासिल करते हैं। तो बहुत ज़्यादा क़र्ज़ क्या यहाँ पर बैंकों की जानिब से फ़राहम करने की वजह से जो बैंकों में रुपये की जो लिमिट होती है वो कम हो जाती है और बाज़ार में रुपये का ज़्यादा चलन होता है। तो इस तरह यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा रुपये का क्या यहाँ पर रसद यहाँ पर इफ़राती ज़र की वजह बनती है। उसके अलावा देखिए हुकूमत की जानिब से खसारा मालियात या खसारा कारी, डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये तमाम जैसे क्या है यहाँ पर इफ़राती ज़र की वजूहात है। इसके अलावा ब्लैक मनी, काला धन रखने वाले लोगों का नुमाइशी ख़र्च बहुत ज़्यादा ख़र्च करते हैं, तो ये क्या है, इफ़राती ज़र को ज़ाहिर करता है। उसके अलावा जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना उसकी शरह में कमी, यानी कि लोग क्या है जो टैक्स है ना उसकी सही शरह से क्या है उसकी भरपाई नहीं करते हैं और रास्त तौर पर जो टैक्स अदा किया जाता है उसमें ज़्यादा टैक्स आयद नहीं होता, लिमिट कम रहती है, उसकी शरह कम रहती है। तो इस तरह यहाँ पर कीमतों में इजाफ़ा होता है, इफ़राती ज़र में इजाफ़ा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पैदावारी लागत को बढ़ाने वाले अवामिल। लागत यानी किसी भी शय पर जो ख़र्च होता है ना, ये किसी शय को बनाने के लिए, यानी कि पेन है, पेन को तैयार करने के लिए कितना ख़र्च आया है, पेन को तैयार करने का ख़र्च यहाँ पर लागत कहलाता है। उसी तरह एक चेयर है, चेयर को तैयार करने का ख़र्च यहाँ पर लागत कहलाता है। उसी तरह कोई भी चीज़ की पैदावार हो रही है तो उस पर जो ख़र्च आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, लागत। तो जिस तरह लागतों में इजाफ़ा होगा तो लागत में इजाफ़ा होने की वजह से कीमत में भी इजाफ़ा होगा, कीमत में इजाफ़ा होने से क्या होगा, इफ़राती ज़र में भी इजाफ़ा होगा। तो इस तरह देखिए यहाँ पर पैदावारी लागत को बढ़ाने वाले जो अवामिल हैं ना वो हस्बे ज़ैल हैं ज़मीन की कीमत, लगान, उजरतों और शरह सूद में इजाफ़े की वजह से यहाँ पर पैदावारी लागत में इजाफ़ा होता है। पैदावारी लागत में इजाफ़ा होने से कीमतों में इजाफ़ा होगा जिसकी वजह से इफ़राती ज़र में इजाफ़ा होगा। उसके अलावा देखिए अशियाए असल और ख़ाम माल की क़िल्लत की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इनकी कीमतों का चढ़ना यानी कि कीमतों में इजाफ़ा होगा। कीमतों में इजाफ़े से यहाँ पर इफ़राती ज़र में इजाफ़ा होता है। उसके अलावा बिल रास्त टैक्स शरहों में इजाफ़े से भी, जो बिल रास्त टैक्स है ना इसकी शरह में इजाफ़े से लागत में इजाफ़ा होगा। लागत में इजाफ़े से क्या होगा, यहाँ पर कीमतों में इजाफ़ा होगा और कीमतों में इजाफ़ा यहाँ पर इफ़राती ज़र में इजाफ़े का बाज़ बनता है। नेक्स्ट है मशीनरी का जो हद से ज़्यादा घिस पिट जाना और इसकी जदीद कारी ना होना, यानी मशीनरी को जैसे हम इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और उनको नहीं बनाया जाता है, तो उनको जदीद करने के लिए, बनाने के लिए जो अखराजात आते हैं ना उसको लागत में जमा किया जाता है और इसकी वजह से कीमतों में इजाफ़ा होता है जिसकी वजह से इफ़राती ज़र में इजाफ़ा होता है। मशीनरी व औज़ार को क्या ऊँची कीमतों पर ख़रीदने से भी यहाँ पर लागत में इजाफ़ा होता है। मशीनरी जो पैदावार के लिए हम ख़रीदते हैं ना, अगर उसको ज़्यादा कीमतों में ख़रीदते हैं तो लागत में इजाफ़ा होगा और
कीमतों में इजाफ़ा होगा। और वसाइल के यहाँ पर देखिए वसाइल पैदावार होते हैं ना, अगर उसकी कमी हो गई तो यहाँ पर पैदावार में कमी वाक़ई होती है, और पैदावार में जब कमी वाक़ई होती है तो भी कीमतों में इजाफ़ा होता है। और इसके अलावा देखिए जो दूसरे ममालिक की करेंसी होती है ना, उसकी क़दर कम हो गई। समझिए फ़र्ज़ कीजिए कि डॉलर है, डॉलर की जो क़दर है ना वो कम हो गई है हमारे मुल्क की करेंसी के मुकाबले में। जैसे कि अब मौजूदा दौर में 70 है, अगर इसकी क़दर घट के यहाँ पर 40 रुपये या 50 रुपये हो जाएंगे तो ये डीवैल्यूएशन कहलाएंगा। तो ये डीवैल्यूएशन यानी कि क़दर में कमी की वजह से यहाँ पर क्या होता है, लागत में कमी हो जाती है और क़ीमतों में भी कमी वाक़ई होती है। और इसके अलावा देखिए गैर मौसर इंतज़ामिया और ज़ाया होने वाले अखराजात पर अदम कंट्रोल, यानी गैर ज़रूरी जो इंतज़ामी अखराजात होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा रुपया ख़र्च हो जाएगा तो इससे क़ीमतों पर असर पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नाकाफ़ी रसद के ज़िम्मेदार अवामिल, यानी कि रसद क्या है, कम हो गई है। रसद में कमी की वजह से क्या है, पैदावार में कमी हो जाती है। पैदावार में कमी हो जाएंगी तो क्या है, यहाँ पर कीमतों में इजाफ़ा करना पड़ेगा। कीमतों में इजाफ़ा होगा तो इफ़राती ज़र में इजाफ़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए ज़रूरी शोबे में मानसून की नाकाफ़ी, यानी मानसून सही नहीं है, या सैलाब आ गया है, या फसलों को कीड़ लग गया है, या नकली बीजों का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से पैदावार में कमी हो जाएंगी। तो पैदावार में कमी होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, कीमतों में इजाफ़ा होता है। कीमतों में इजाफ़े के नतीजे में इफ़राती ज़र में इजाफ़ा होता है। उसके अलावा इदारा जाती ख़र्च की नाकाफ़ी दस्तयाबी की वजह से सरमाए की क़िल्लत, अगर यहाँ पर जो सनतें हैं, इंडस्ट्रीज़ है या शोबे हैं, उनको अगर ख़र्च फ़राहम नहीं होगा तो सरमाए की क़िल्लत हो जाती है और पैदावार कम हो जाती है, और पैदावार कम होने से कीमतों में इजाफ़ा होता है। उसके अलावा बिजली की क़िल्लत है, मज़दूर क्या है बेचैनी वग़ैरह के शिकार हैं, उन्हें सही जो उजरत नहीं मिल रही है, तो इससे क्या होगा, वो पैदावार में कमी हो जाएंगी, और पैदावार में कमी होंगी तो यहाँ पर क्या होगा, कीमतों में इजाफ़ा होगा। और इसके अलावा देखिए बाज़ सनतें क्या है तवील वक्फ़े के लिए पैदावारी करते हैं, जिसकी वजह से क्या है तवील वक्फ़े तक जब हम इंतज़ार करेंगे तो उस वक्त तक क्या है कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है। उसके अलावा देखिए डोमेस्टिक सप्लाई, घरेलू रसद को घटाकर क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट बरामदात में इजाफ़ा कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, बरामदात में इजाफ़ा करने से क्या हो रहा है, यहाँ पर बरामदात में इजाफ़ा करने से जो घरेलू डोमेस्टिक जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो जा रहा है। तो इस तरह यहाँ पे अंदरूनी मुल्क में क्या है, कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। उसके अलावा चोर बाज़ारी, ब्लैक मार्केटिंग की वजह से कि अशिया की जो क़िल्लत होती है ना, उसकी वजह से कीमतों में इजाफ़ा हो जाता है। जैसे कि किसी शय की क्या है पैदावार में कमी हो गई है, अगर उसको ब्लैक मार्केटिंग के तहत थोड़ा थोड़ा मार्केट में लाएंगे तो इससे क्या है, उसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाएगा। ठीक है ना, ये वजूहात हैं जिसकी वजह से कीमतों में इजाफ़ा होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब हम इफ़रात ज़र को कैसे काबू में ला सकते हैं, किस तरह हम कीमतों को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मुल्क में जिन अशिया की रसद कम हो इन्हें दरामद करना, अगर किसी शय की रसद अगर मुल्क में कम हो गई है तो इसको क्या करना, दूसरे ममालिक से या दूसरी रियासतों से हासिल करते हुए जो कमी पाई गई है उसको मुतवाज़न हालत में लाना ताकि कीमतों में कंट्रोल किया जा सके। और यहाँ पर देखिए जो अशिया सारिफिन होती है अगर उनकी रसद कम है तो उनको क्या करना, राशनिंग या कोटा सिस्टम के तहत जो से क्या है आवाम की जो ज़रूरत होती है और कमज़ोर जो तबक़ात होते हैं उनमें कम कीमतों में उनको फ़राहम करना। उसके अलावा देखिए कीमतों को कंट्रोल करना और जो चोर बाज़ारी है, ब्लैक मार्केटिंग है, उसका ख़ात्मा करना। उसके अलावा तवील मुद्दत में पैदावार को बढ़ाने के इक़दाम करना, तवील मुद्दत में पैदावार को बढ़ाने के इक़दाम करना और मुनासिब ज़री और मालियाती पॉलिसियों पर अमल पैरा होकर ज़र की रसद और ख़र्च को कम करना। तो इस तरह यहाँ पर इक़दाम हैं इफ़रात ज़र पर काबू पाने के। और इस तरह यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन इस तरह आ सकते हैं, इफ़रात ज़र की तारीफ़ कीजिए, इसके लिए आपको 5 मार्क्स हैं। और यहाँ पर देखिए इफ़रात ज़र के असबाब को अख़्ज़ कीजिए, असबाब लिखना है इसको।
वजूहात भी कह सकते हैं हम, वजूहात या असबाब एक ही है। इसके लिए भी आपको एग्ज़ाम में 5 मार्क्स आते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर की तैयारी कीजिए और याद कीजिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।